भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे देश के किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा डेथ हो चुकी है हमारे देश के किसानों की। 300 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। सरकार जो है वो देश के जवानों को भी सरहद पे सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। 2 दिन पहले की घटना है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। तो आखिर कब तक इस देश का जवान सरहद पे शहीद होता रहेगा और इस देश का किसान जो है वो खेत के अंदर मरता रहेगा? कब तक मरेगा इस देश का किसान और जवान? मेरा विरोध सिर्फ देश को लेकर है, और देश को लेकर इसलिए विरोध है कि आज चाहे देश की इकोनॉमी की बात हो, देश की जीडीपी की बात हो, देश के अंदर चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे फिर वो देश के अंदर देश के युवाओं की, यंगस्टर्स की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से फेल रही है। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा देना, हर जगह हिंदू को खतरे में ला देना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं बनी, ठीक है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आज देश के गृह मंत्री क्यों स्टेटमेंट नहीं देते हैं, देश के पीएम क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि बंगाल का हिंदू खतरे में है? 18 साल के लड़के ने संबित पात्रा को मुंह तोड़ जवाब दिए, तो क्या कांग्रेस से कोई लगाव है या फिर राहुल गांधी से आपकी अब तक कितनी बार मुलाकात हुई? आपकी देश में सबसे पसंदीदा पार्टी कौन सी है और सबसे पसंदीदा नेता कौन? जिन पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता कि भारत देश के अंदर मौजूदा स्टेट कितनी है, उन पार्टी के प्रवक्ताओं को नेशनल चैनल पर बिठा दिया जाता है डिबेट करने के लिए। उनको तो सिर्फ 24 घंटे मोदी 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 कर वो ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाते हैं। आज देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, वो उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला, कुछ नहीं करा, लेकिन वो बीसीसीआई में बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं। जब आपके अंदर चाहत और इच्छा शक्ति हो देश के प्रति, तो आपको किसी के हाथ और किसी के साहस की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां की जनता ने इस बात को समझा कि इन्होंने जो बात कही है, और वहां की जनता का साफ कहना था कि भैया नीम का पत्ता चंदन से कम नहीं और अपना बंगाल लंदन से कम नहीं। हमारा मुल्क जाना जाता है हमारे देश की संस्कृति के लिए, वेशभूषा के लिए, हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के लिए। हमारे देश के अंदर कॉलेजेस की ये हालत है कि कॉलेजेस खुल ही नहीं रहे हैं, तो स्टडी तो जब होगी? ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप एक बात बताइए, एक छोटे से बच्चे को पेंसिल पकड़ के चलाना सिखाया जाता है, वो ऑनलाइन क्लासेस में क्लास में सीख सकता है पढ़ना। चुनावी प्रचार के लिए रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, और अभी यूपी का चुनाव भी होगा, लेकिन स्कूल नहीं खिलते। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवार नेताओं के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ टीएमसी ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, तमाम वो मुद्दे पे गलबात कराएंगे। सबसे पहले मोहित, स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वेस्ट बंगाल इलेक्शंस पे। जिस तरह हमने देखा कि बीजेपी की हार हुई और आपकी जीत हुई है, क्योंकि आप लगातार बीजेपी की विरोध में वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, टीएमसी का प्रचार कर रहे थे कि हाँ टीएमसी को वोट दी जाए। क्या वो एक जो पेड प्रचार था या फिर मोहित अपने आप वहाँ पे गया था? देखिए, पेड प्रचार क्या, मोहित शर्मा को खरीदने की औकात नहीं है अभी तक किसी पार्टी की, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि हम वहां पर गए थे देश के किसान के समर्थन में, कि जो देश का किसान बैठा हुआ है, ये बात देश की तमाम मौजूदा पार्टियों को समझ आनी चाहिए कि कोई भी सरकार जो देश के किसान के हित में बात करेगी उसको वोट मिलेगा और वो सत्ता की कुर्सी को अपनाएगी। ममता बनर्जी ने अगर देश के किसान का साथ दिया, उसके लिए आवाज उठाई, तो हम लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई, और यही हाल अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में भी जाके कांग्रेस के लिए आवाज उठाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी देश के किसान के हित के लिए बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे देश के किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा
डेथ्स हो चुकी है हमारे देश के किसानों की, 300 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। सर्दी गर्मी से बरसात तक आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक किसानों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। और किसानों की बात तो दूसरी, सरकार जो है वो देश के जवानों को भी सरहद पे सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। 2 दिन पहले की घटना है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। तो आखिर कब तक इस देश का जवान सरहद पे शहीद होता रहेगा और इस देश का किसान जो है वो खेत के अंदर मरता रहेगा? कब तक मरेगा इस देश का किसान और जवान, जबकि किसान और जवान दोनों ही इस देश की मेन रीढ़ की हड्डी हैं और दोनों के ऊपर आज संकट मंडरा रहा है। तो कैसे इस देश की आम जनता और कैसे इस देश का आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारत जलाओ पार्टी को सपोर्ट कर दे? बीएसपी के लिए आने वाले इलेक्शनों में जो अपने यूपी में इलेक्शन होंगे वहां पे मोहित, क्योंकि ये तो साफ है कि बीजेपी का विरोध करोगे, बीएसपी का सपोर्ट करोगे, कांग्रेस का सपोर्ट करोगे या फिर किसी और पार्टी का? देखिए वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हमने किसी पार्टी से कोई भी सदस्यता ग्रहण नहीं कर रखी है और हमारा सिर्फ मेन मोटो यही है कि जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो हमारे देश के किसान के लिए बात करेगी, उनके जो 3 कृषि काले कानून बिल हैं उनको वापस लेने की बात करेगी, हम उसको समर्थन देंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। ममता बनर्जी से कुछ खास लगाव है? ममता बनर्जी से कुछ खास लगाव नहीं है, हम उनकी पार्टी से कोई सदस्यता थोड़ी ले रखी है। कलकत्ता इलेक्शन खत्म और हम भी वापस दिल्ली आ चुके हैं, हमारा उनसे लगाव बस वहीं तक का था, इलेक्शन तक का। ममता बनर्जी से बाकी का कोई हमारा कोई खास लगाव नहीं है। और बाकी सभी लोगों ने देखा कि हमने कोई ममता बनर्जी के साथ में कोई बड़ी सभा शेयर नहीं करी। हाँ, हमने गली गली जाकर देश के लोगों को समझाया, बंगाल की जनता को समझाया कि आपके एक वोट से इस देश के किसान की जान बच सकती है। तो उस देश बंगाल के लोगों ने समझा इस बात को और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट डाला और टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को विजयी बनाया। मोहित का इतना क्या विरोध है, इतना क्या उनको दिक्कत है बीजेपी से कि कहीं भी वो बीजेपी का जो दुष्प्रचार करने पहुंच जाते हैं, कभी पहुंच जाते हैं किसान आंदोलन में, कभी कलकत्ता में, अब बोल रहे हो कि यूपी में भी जाऊंगा? देखिए मेरा कोई पर्सनली कोई मोदी जी मेरी कोई पैतृक संपत्ति को नहीं लेके गए। मेरा विरोध ना नरेंद्र मोदी जी से है और ना नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के किसी भी नेता से है। मेरा विरोध सिर्फ देश को लेकर है और देश को लेकर इसलिए विरोध है कि आज चाहे देश की इकोनॉमी की बात हो, देश की जीडीपी की बात हो, देश के अंदर चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे फिर वो देश के अंदर देश के युवाओं की, यंगस्टर्स की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से फेल रही है। आपने मैनिफेस्टो की बात करी तो मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, इनका एक भी मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा देना, हर जगह हिंदू को खतरे में ला देना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं बनी, ठीक है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आज देश के गृह मंत्री क्यों स्टेटमेंट नहीं देते हैं, देश के पीएम क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि बंगाल का हिंदू खतरे में है? बताइए आप क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं वो? आज बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर आ गया। भारतीय जनता पार्टी की नजर में हिंदू खतरे में जब आता है और जब जब हिंदू इस देश का खतरे में रहता है, जब जब इस देश के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे वो चुनाव बंगाल का कह लो, चाहे आप वो बिहार का कह लो, फिर चाहे वो यूपी का कह लो, चाहे फिर वो आप इस देश के अंदर पैसे की बात कह लो, पैसे के खातिर, कुर्सी के खातिर इन्होंने जो आज राम की छवि को धूमिल करा है वो पूरा देश देख रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने एक आपकी तस्वीर देखी थी, बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने एक आपकी किसी चैनल पे आपकी संबित पात्रा से कोई डिबेट हो रही थी, वो शेयर की थी कि एक 18 साल के थे शायद तब कि 18 साल के लड़के ने संबित पात्रा को मुंह तोड़ जवाब दिए। तो क्या कांग्रेस से कोई लगाव है या फिर राहुल गांधी से आपकी अब तक कितनी बार मुलाकात हुई? देखिए मैं आपको इस बात में इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरी राहुल गांधी से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि आपको मैं बता देता हूं, उसी वीडियो को अगर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करा तो उसी वीडियो को सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा और उस वीडियो को तमाम बड़े बड़े और भी पॉलिटिशियंस ने भी उस वीडियो को ट्वीट करा था। तो आप इस बात में यूं ना कहें कि कांग्रेस ने ट्वीट करा या सपा ने करा, उस वीडियो को सभी लोगों ने ट्वीट करा उस बात को लेकर। और मेरी मुलाकात राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से नहीं हुई है, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, मैं ऐसे लोगों को, आपने कहा कि मुंह तोड़ जवाब, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग तो नेशनल चैनल पे बैठ के खुद अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। जिस देश के प्रवक्ताओं को, जिस पार्टी के प्रवक्ताओं को, सॉरी, जिन पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता कि भारत देश के अंदर मौजूदा स्टेट कितनी है, उन पार्टी के प्रवक्ताओं को नेशनल चैनल पर बिठा दिया जाता है डिबेट करने के लिए। आप ऐसे लोगों को, उनको तो सिर्फ 24 घंटे मोदी 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 कर कर वो ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाते हैं। आज देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, वो उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला, कुछ नहीं करा, लेकिन वो बीसीसीआई में बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, ठीक है। देश के गृह मंत्री के बेटे जो हैं, जो जय शाह,
हमारे पापा नहीं है ना देश के गृह मंत्री, तो हम नहीं बन सकते, सीधी सी बात ये है। तो आप ये देखिए कि किसी का तो मोहित पे हाथ होगा, आप बता रहे थे मुझे कि आप पे 300 से ज्यादा केस है, किसी की तो सपोर्ट होगी, कोई तो बड़ी पार्टी होगी, कोई तो बड़ा आदमी होगा। अगर आपके पापा की सपोर्ट नहीं है, वो नहीं बड़े हैं, किसी की तो सपोर्ट होगी। देखिए मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, और हाथ होने के लिए देखिए आप अगर कहें तो इस देश के अंदर भगत सिंह के पीछे भी किसी का हाथ नहीं था, राजगुरु के पीछे भी किसी का हाथ नहीं था, सुखदेव के पीछे भी किसी का हाथ नहीं था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पीछे भी किसी का हाथ नहीं था। जब आपके अंदर चाहत और इच्छा शक्ति हो देश के प्रति, तो आपको किसी के हाथ और किसी के साहस की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम इस देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि जब इस देश को आजाद कराने की खातिर हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया, तो हम अपने रक्त को बहाने से पीछे क्यों हटे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने इस देश के खातिर, मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री एक बार इस बात को कहें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़कर, प्रधानमंत्री एक बार कह के तो देखें कि हमें चाइना पे अटैक करना है, या किसी भी देश पे अटैक करना है, या पाकिस्तान पे अटैक करना है, पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन जब आप अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़ाएंगे, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल में प्रचार करके आए हो, वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति थी? जैसे वैसे तो बीजेपी बड़ी करारी हार मिली है, टीएमसी जीती है, पर वहाँ आप लोगों से 1 to 1 मिलते रहे हो, क्या मसले क्या थे, क्या समझते हैं वो? देखिए वहां सबसे बड़ा मसला यही था, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात करी सोनार बंगला की, वो सोनार बंगला हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि और ये हावड़ा पुल का सौदा कर देते, हावड़ा ब्रिज बिकवा देते। तो वहां की जनता ने इस बात को समझा कि इन्होंने जो बात कही है, और वहां की जनता का साफ कहना था कि भैया नीम का पत्ता चंदन से कम नहीं, और अपना बंगाल लंदन से कम नहीं। हमें कोई सोनार बंगाल नहीं चाहिए, हमें अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए, जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमें वो हिंदुस्तान नहीं चाहिए जिसमें रोज लड़ाई झगड़े हों, हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए। हमारा मुल्क जाना जाता है हमारे देश की संस्कृति के लिए, वेशभूषा के लिए, हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के लिए। हमारा देश वो देश है जो अतिथि देवो भवो को जानता है, वसुदेव कुटुंबकम को जानता है, और हमारे देश ने सदैव गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत देश ने कभी किसी देश पे हमला या आक्रमण नहीं करा। या आप भारत देश के इतिहास को पढ़ सकते हैं, इसे खंगाल सकते हैं। लेकिन आज आप भारत देश की छवि को जब धूमिल करेंगे, तो पूरा देश इस पे सवाल उठाएगा, चाहे वो कोरोना वायरस की नाम की बात हो, चाहे फिर वो इस देश की बात हो। और हिंदुस्तान तो उस दिन सोने का बन जाएगा जिस दिन इस देश के भगोड़े, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े वापस इस देश में आ जाएंगे ना, तो उस दिन सोनार बंगाल नहीं, सोनार हिंदुस्तान बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, मोहित आने वाले दिनों में मोहित का क्या फ्यूचर होगा? क्या मोहित, आप लॉ की स्टडी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, क्या मोहित बड़े वकील नजर आएंगे, या फिर मोहित कोई पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर मोहित इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट रहेंगे? देखिए मैं फ्यूचर में बिलीव नहीं करता, मैं प्रेजेंट में बिलीव करता हूँ। प्रेजेंट में मैं स्टडी कर रहा हूँ, और प्रेजेंट में स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी पे ही मेरा फोकस है। LLB करेंगे, LLM भी करेंगे, उसके बाद में LLD भी करेंगे, और अच्छे से एजुकेशन को हम हासिल करेंगे, ताकि कल को हमारी डिग्री पे कोई सवाल खड़े ना हो। और अगर मौका मिलेगा तो इस देश के लिए भी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं अपने ही देश के लिए करेंगे। और ज्ञान हासिल करके यही कोशिश हमारी रहेगी कि लोगों से अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए, देश की इकोनॉमी को लेकर, देश के अंदर रोजगार को लेकर, और जो देश के अंदर एजुकेशन है। क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा कहती है कि सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बढ़ सकती। मकान बढ़ जाएगा, दुकान बढ़ जाएगा, लेकिन ज्ञान जिसने जितना हासिल कर लिया वो सदैव उसका हो गया। तो देश के लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें सही और गलत की समझ सिखाएं। क्योंकि जो मरी हुई मछली होती है वो धारा के प्रवाह के साथ बह जाती है, और जो जिंदा मछली होती है वो धारा के विपरीत बहती है। तो आप जो सही है उसका साथ देना सीखिए, और जो गलत है उसका विरोध करना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक मुझे ये बताइए कि इसके अलावा अपनी स्टडी को टाइम दे पाते हो कि एक तरफ वेस्ट बंगाल, कभी दिल्ली प्रचार करने, कभी यूपी प्रचार करने की अभी तैयारी है, तो स्टडी को टाइम दे पाते? देखिए पहली बात तो आपने स्टडी की बात करी। हमारे देश के अंदर कॉलेजेस की ये हालत है कि कॉलेजेस खुल ही नहीं रहे हैं, तो स्टडी तो जब होगी? ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप एक बात बताइए, एक छोटे से बच्चे को पेंसिल पकड़ के चलाना सिखाया जाता है, वो ऑनलाइन क्लासेस में क्लास में सीख सकता है पढ़ना? दूसरी बात,
एक छोटा बच्चा जो अभी पढ़ रहा है उसके हाथ में आपने मोबाइल फोन दे दिया, मोबाइल फोन पे हर 2 सेकंड के बाद, हर 2 मिनट पे एक गलत नोटिफिकेशन आता है। अगर वो छोटा बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, अगर एक गलत नोटिफिकेशन आ जाता है और बच्चा उस नोटिफिकेशन को उस पर क्लिक कर देता है, तो बच्चे के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक फादर बच्चे को कैसे समझा पाएगा कि वो गलत नोटिफिकेशन क्या चीज है? तो ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई चाहे हो पा रही हो चाहे ना हो पा रही हो, लेकिन उनके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे देश में शराब के ठेके खुलते हुए आपको नजर आते हैं, चुनावी प्रचार के लिए रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, और अभी यूपी का चुनाव भी होगा, लेकिन स्कूल नहीं खिलते। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवार नेताओं के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मोहित, एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, सीधा सीधा जवाब जी। आपकी देश में सबसे पसंदीदा पार्टी कौन सी है और सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि मेरी इस देश के अंदर अभी कोई पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं, क्योंकि मैंने किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से सदस्यता नहीं ले रखी है। हाँ, और आपको एक बात बता दूं कि हमारे को कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का भी कोई शौक भी नहीं है। नेता अगर मैं पूछूं कि मोहित का मन पसंदीदा नेता देश में कौन है, अगर एक कोई नाम? देखिए, हमारे देश के अंदर नेता तो होगा, इतना बड़ा देश है, कोई तो। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश के अंदर नेता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे नेता में हो सकते हैं, जैसे कन्हैया कुमार एक बहुत अच्छे स्पोक पर्सन है। हाँ, वो भाई यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को आगे भी आना चाहिए सीधे तौर पर। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ, उन लोगों को आगे आना चाहिए सीधे तौर पर। आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या देखते हो? दिल्ली के आप रहने वाले हो, दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। दिल्ली को अगर मैं बात करूं, दिल्ली के विकास पे अगर बात करूं, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के डेवलपमेंट पे देखिए कि कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहां पर ऑल ओवर इंडिया का आदमी आकर रहता है। और आप दिल्ली की स्टेट की बात करें तो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा ही कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है। जब यहाँ पर सीएम का ही चुनाव नहीं कराने के बजाय राज्यपाल का ही चुनाव करवा लिया जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता। आप जब सीएम के हाथ से सब कुछ छीन लेंगे तो कैसे बेटर रहेगा? सब कुछ ठीक कैसे रहेगा? सीएम कैसे वर्क कर पाएगा? आपने उससे जब पावर ही छीन ली तो उनके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो दिल्ली का डेवलपमेंट तो आप ये समझ लीजिए एक रोड साइड डेवलपमेंट हो गया है। कुछ समझ ही नहीं आता कि दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वो आपने सीएम के हाथ से पावर ही छीन ली है। क्योंकि ਸਮਾਂ ਦੇਣੇ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸੀ ਮੋਹਿਤ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੇਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੀਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।